स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से इतिहास से 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने 1 से 25 तक का क्वेश्चन किया था। आज हम 26 से 50 तक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। यह ऐसा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2023 के और उसके आगे आने वाले तमाम बीएसईबी के यानी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आइए हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हमारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। तो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय वहाँ बुर्बो राजवंश का शासन था। किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश का शासन था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। तो बच्चों आप हमारे साथ पढ़ते चलिए। आप हमारे साथ जब पढ़ते रहिएगा तो एक बार दो बार पढ़िएगा और मेरी बात सुनिएगा तो ये याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं आएगी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो ये है कि हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की जो भाषा थी वह थी मैग्यार। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क, यानी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना जो है मेजिनी ने किया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क। अगला प्रश्न है हमारा कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो सीडान युद्ध के बाद पूरा हुआ था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्न में किसे यूरोपीय सभ्यता की पालना कहा जाता है। निम्न में किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वह यूनान को कहा जाता है। यानी यूरोपीय सभ्यता जो पली है जिसके गोद में वह राष्ट्र है यूनान। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है हमारा कि एड्रियानोपुल की संधि किसके और किसके बीच हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वह तुर्की और रूस के बीच हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। अगला है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा मेजिनी को कहा जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1834 ईस्वी में। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। यानी इटली के एकीकरण के लिए किसने तलवार उठाया था? तो इटली के एकीकरण का जो तलवार है वह जाना जाता है गैरीबाल्डी। यानी इटली के एकीकरण के तलवार के नाम से जिसे जाना जाता है वह है गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न है हमारा कि इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ किसे कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का जो राजनीतिज्ञ है वह काउंट कावूर को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ काउंट कावूर है।
अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख, कि इटली के एकीकरण का राजनीतिक काउर को कहा जाता है। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, यानी कौन सा देश के अंतर्गत हंगरी राज्य था, या किस देश का शासन व्यवस्था हंगरी के ऊपर चलता था। तो हंगरी के ऊपर जो पूर्ण आधिपत्य था वह ऑस्ट्रिया का था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि किस देश पर हंगरी का आधिपत्य था। इसका सही उत्तर होगा ग, कि ऑस्ट्रिया पर हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था। अगला प्रश्न है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क। अगला प्रश्न है हमारा कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, यानी नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था वो 1804 ईस्वी में हुआ था। तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है हमारा कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। तो मरियान जो है वह फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। मरियान फ्रांस के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी। इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। अगला है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वो यूनान को कहा जाता है, यानी यूरोपीय सभ्यता यूनान में पली बढ़ी। अतः इसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग। अगला है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वह 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था, 1688 ईस्वी में। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। तो सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था वह था विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल जो है वो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है हमारा कि जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। तो जाल्वेराइन की स्थापना जो है वह पर्सा ने किया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग, कि जाल्वेराइन की स्थापना पर्सा ने किया था। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, वह युद्ध कहाँ हुआ था। तो 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वह युद्ध सेडान में हुआ था। 1870 में जो फ्रांस और पर्सा का युद्ध हुआ वह सेडान में हुआ। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क। अगला प्रश्न हमारा कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। कवि था, कूटनीतिज्ञ था, या नाटककार था। तो बिस्मार्क जो है वह एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था जिसने जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख, कि बिस्मार्क जो है वह कूटनीतिज्ञ था। अगला जो 50वां और आखिरी सीरीज का प्रश्न है वह यह है कि लाल कुर्ती नामक संगठन किसने बनाया था। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन जो है वह बिस्मार्क ने ही किया था। लाल कुर्ती संगठन का स्थापना बिस्मार्क ने किया। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क। इस तरह से दो वीडियो मिला करके हमने आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है। आप इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एक बार दो बार जब देख लीजिएगा यह पूरा याद हो जाएगा, और हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर से आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इसलिए अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सभी जो हमारा इस तरह का वीडियो होगा वो आपको मिल जाएगा और आपकी मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तथा इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए।